बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, सेफ़ हैं अपने अपने घरों में और अपने दिन का सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट ज़हरा रज़ा और आपको वेलकम करते हैं सिटी एट 10 में। और मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो मौसम बड़ा ही खुशगवार है, बारिशों का सिलसिला जारी है। कल हमने देखा कि बारिश हुई, लेकिन हमेशा की तरह कराची वालों के लिए बारिश जो है वो रहमत कम और ज़हमत ज़्यादा बन जाती है। 2 घंटे की बारिश ने इंतज़ामिया की जो नाअहली है वो खुलकर सामने आ गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, गली मोहल्लों में कई फिट पानी जमा हो गया। ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए तो वो भी हमें फेल होता हुआ दिखाई देता है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब और कई ऐसे घर हैं जिनमें पानी दाखिल हो गया। उसके अलावा अगर बात की जाए अहम शाहराहों की, जैसे अहम शाहराहों समेत 19 मकामात भी शदीद मुतासिर हुए, जिनमें नॉर्थ नाज़माबाद, 5 स्टार चौरंगी, जहांगीर रोड, जिना मोड़, पीर बुखारी का बुरा हाल है, जबकि कारसाज, गुरु मंदिर, PIB कॉलोनी, बफर जोन, नागन चौरंगी में सड़कें जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। हम बात करेंगे इस हवाले से और हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मौजूद हैं रबिया खान। उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है कराची की सड़कों की। जी रबिया, बताइए कराची के किन किन मकामात पर जो है वो पानी इस वक्त जमा है, क्या सूरत हाल है, क्या मंजर पेश कर रही हैं कराची की सड़कें? जी बिल्कुल, कराची की अगर सड़कों की बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में अब भी बारिश का पानी जमा है। सरजानी टाउन की अगर बात की जाए तो सरजानी टाउन में कल सबसे ज़्यादा बारिश 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, जिस अभी भी मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर बारिश का पानी जमा है। जिनके घरों में पानी गया था वो अब भी ख़राब हो चुका है, उनका सामान घरों में डूब चुका था। मुख्तलिफ इलाकों जिसमें अबुल हसन अस्फहानी रोड इस वक्त शामिल है और दीगर सड़कें कराची की जहाँ जहाँ सड़क पे गड्ढे मौजूद थे उन गड्ढों में अभी तक जो है वो बारिश का पानी जमा है, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कल भी हमने देखा कि जब बारिश हुई 2 घंटे की बारिश थी, जिसके बाद जो है वो कराची डूबता हुआ दिखाई दिया। नागन चौरंगी समेत जो है वो सरजानी टाउन और मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो जहांगीर रोड हो तीन हट्टी के मुकाम पर, चाहे जो है वो शाहराह फैसल हो, इसके अलावा सिंधी मुस्लिम सोसाइटी हो, हर जगह जो है वो बारिश का पानी जमा था। और इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा गया था कि तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन जब बारिश तो ये बताइए कि हुकूमत की जानिब से कोई एहलकार एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब कहीं नज़र आए, कोई ऐसा ड्रेनेज का काम हो रहा है आज या नहीं? जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कल शहर के दौरे पर निकले और उन्होंने तमाम तर मलबा जो है वो ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट पे डाला और उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट के बायस जो है वो नागन चौरंगी की ये सूरत हाल हुई। नॉर्थ कराची का भी बहुत बुरा हाल था कल। कल तो ये दावे किए गए, लेकिन आज जो है वो कहीं इस तरीके के इंतज़ामात कोई नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता जहाँ ज़्यादा पानी था वहाँ जो है वो मोटर्स लगा के पानी निकालने का सिलसिला जो है वो शहर में मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, लेकिन महकमा मौसमियात ने अभी पहले पानी निकला नहीं है। आज जो है वो दोपहर में एक बार फिर जो है वो कराची में बारिश का पेशगोई कर दी है बारिश की, और अब हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बनना भी शुरू हो चुके हैं। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि दोपहर में एक बार फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। तो बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू होगा शाम में जो है वो शहरी। ठीक है रबिया, हमारे साथ सरदार सरफराज साहब भी हैं जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। जी सरफराज साहब, हमें ये बताइए कि आज क्योंकि दूसरा दिन है, 4 दिन का ये स्पेल है, तो क्या आज क्या एक्सपेक्टेड है? क्या बारिश हल्की हल्की होगी या तूफ़ानी बारिश, शदीद बारिश की कोई एक्सपेक्टेशंस हैं? देखें जी, मानसून की बारिश में एक तरह से उसकी कह रहे हैं आप कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कहीं तो हल्की होती है, कहीं दरमियानी और कहीं खासी तेज हो जाती है। जैसे कि गुज़श्ता कल हुई 2-3 जगहों में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी तेज स्पेल हो गया। तो आज भी इम्कान ऐसे ही है, आफ्टरनून में चांसेस हैं बिल्डअप होके अभी से क्लाउड्स बनना शुरू हो गए हैं। तो वही 2-3 बजे के बाद किसी वक्त भी हो सकती है, कहीं दरमियानी और कहीं किसी जगह में तेज भी हो सकती है। और आने वाले कल को भी है, ये 3 दिन का स्पेल है बेसिकली। तो आज भी इम्कान है और कल भी इम्कान रहेगा।
ठीक है। अच्छा सरफराज साहब, ये कोई पहली बात नहीं है कि कराची में बारिश हो और उसके बाद जो कराची की सड़कें हैं वो उन पे पानी जमा हो जाए, तालाब का मंजर वो पेश करने लगती हैं। ये हमेशा के मसाइल हैं और नदी नालों की कहा गया था कि सफाई हो गई है और अब जो है वो पानी जमा नहीं होगा, लेकिन आप क्या कहेंगे, अभी भी ड्रेनेज सिस्टम हमें फेल होता हुआ नज़र आता है? ज़ाहिर है ड्रेनेज सिस्टम की मतलब उसकी एफिशिएंसी है कम है, इसीलिए तो देखिए ना 70 मिलीमीटर को अगर देखा जाए तो कोई इतनी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। सबसे ज़्यादा सुरजानी में 70 मिलीमीटर हुई है, जो कि 3 इंच से कुछ ऊपर होती है बारिश। तो लेकिन जाहिर है जो नशेबी इलाके हैं वहाँ सारा पानी वहीं आ जाता है और वो फिर बर वक्त निकलता नहीं। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि थोड़े वक्त में तेज स्पेल हुआ ना एक्चुअली, तो ये भी होता है कि थोड़े वक्त में तेज स्पेल हो जाए तो वो फिर बर वक्त पानी निकल नहीं पाता और चौक हो जाता है। सही। अच्छा, अभी कराची के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी जमा है? जैसे आपने अभी बताया नागन चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी। देखें, इसमें तो खैर आपके मीडिया को ज्यादा पता होता है, हम लोग तो अपने आपस में बैठे होते हैं, हमें तो नहीं पता कि कौन कौन सा एरिया। हम भी मीडिया के थ्रू उस पे स्क्रीन पे देखते हैं। तो अच्छा, कितनी बारिश किन इलाकों में मुतवक्के है आज? क्योंकि बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें बारिश नहीं हुई, बहुत हल्की हल्की हुई। DHA का एरिया उनमें से एक है। तो आज किन इलाकों में बारिश मुतवक्के है? इसमें देखिए एरियाज पिन पॉइंट नहीं किए जा सकते। मानसून की बारिश का यही मैंने आपको बताया ना कि उसको ड्रॉबैक आप कहेंगे, अब यही होता है कि जी कुछ एरियाज में खासी तेज हो जाती है और कुछ एरियाज में हल्की होती है। तो अमूमन ये होता है कि मशरक से मानसून हवाएं दाखिल होती हैं, तो जो मशरकी हिस्से हैं शहर के, शुमाल मशरकी यानी गुलशन अदीद हो गया, इसी तरह से पोर्ट कासिम का एरिया हो गया, ऊपर गडाप टाउन हो गया, और इस तरह के जो इलाके हैं। और होते होते ये जो असल में सुरजानी टाउन के पीछे आपको पता है कि पहाड़ी इलाका लगता है, तो उस तरफ हब की तरफ जो स्पेल हो रहा था तो उसने कुछ उस वहाँ पे ज्यादा बारिश कल कर दी। तो इसमें ठीक है सरदार सरफराज साहब, आपका हमें अपडेट करने के लिए। रबिया खान हमारे साथ में। जी रबिया, आवाम को क्या परेशानी का सामना है, किस किस्म की मुश्किलात का वो फेस कर रहे हैं? आज बिल्कुल कराची की आवाम को जो सबसे ज़्यादा कल मुश्किल हुई, क्योंकि बारिश का टाइम ऐसा था कि दोपहर के वक्त बारिश शुरू हुई, तो लोगों को जब दफातर से निकलना था तो सड़कें जो है वो उस वक्त तालाब बनी हुई थी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर थी। शाहराह फैसल पे बदतरीन ट्रैफिक हमने जैम देखा। इसके अलावा जहांगीर रोड समेत जो है वो गुलशन की कई सड़कों पर बारिश का पानी जमा था, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर थी। तो आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि दोपहर में बारिश का इम्कान है। तो लोगों से यही कहेंगे कि जिन्होंने अपने अपने घरों पे जाना है वो बारिश से पहले चले जाएं, क्योंकि उसके बाद जो है वो सड़कें इस काबिल नहीं रहती कि उन पे जो है वो सफ़र किया जाए। अभी भी बारिश का पानी जो जिन गढ़ों में जमा है उसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने सुबह सवेरे जो है वो दफातर का रुख किया तो कोशिश कर रहे थे कि वो कीचड़ से और बारिश के पानी से बच कर निकलें, जिसके बायस जो है वो गाड़ियों की रफ्तार स्लो थी और फिर ट्रैफिक की रवानी जो है वो खासी मुतासर रही है। अभी भी शहरियों को, उन लोगों को ज़्यादा मुश्किल का सामना है जिनके घरों में कल पानी दाखिल हो गया। जो गुजर नाले और दीगर नालों के अतराफ घर मौजूद थे वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। और तो अभी जिनके घरों में रबिया पानी दाखिल हो गया है वो अपनी मदद आप कर रहे हैं, किस तरह से पानी निकाला जा रहा है? हुकूमती कोई नुमाइंदा या वहाँ पे कोई एहलकार हुकूमत की जानिब से मौजूद हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं पानी निकालने में, या सब लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये कराची है, यहाँ सब कुछ अपनी मदद आपके तहत करना होता है। लोगों के घरों में अगर पानी जमा हुआ है तो अपनी मदद आपके तहत वो बाल्टियाँ भर भर के घरों से बाहर निकाल रहे होते हैं। इसके अलावा कोशिश वो ये करते हैं जिन लोगों को पता है, क्योंकि ये सिर्फ कल का मसला नहीं था, हर साल यही सूरत हाल होती है। हर साल नागन चौरंगी पे इसी तरीके से पानी जमा होता है, जहांगीर रोड पे भी इसी तरीके से पानी जमा होता है। तो जिन लोगों को पता होता है कि अब बारिश होने वाली है, क्योंकि मीडिया के थ्रू और दीगर जो है वो जराए हैं उनके थ्रू पता चलता है कि अब बारिश होने वाली है, तो वो अपने घरों के बाहर जो है जो प्लास्टिक के कट्टे होते हैं उनमें बजरी डाल के और उसका जो है वो उससे रुकावटें बनाते हैं ताकि जो है वो पानी ज़्यादा दाखिल ना हो सके। लेकिन उसके बाद जो पानी दाखिल होता है उसके बाद कोशिश ये की जाती है कि बाल्टियों के ज़रिए और दीगर जो है वो चीज़ों के ज़रिए उस पानी को वो बाहर निकालते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पानी निकलना शुरू होता है तो उनके घरों से भी साफ़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन सब कुछ अपनी मदद आपके तहत करना पड़ता है। जो लोग कल ट्रैफिक जैम में फंसे रहे, जिनकी गाड़ियाँ फंस गई,
जिनकी गाड़ियाँ धंस गई या जो है वो पानी के बाइस बंद हो गई, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे, दीगर लोग शामिल थे, तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ही अपनी गाड़ियों को सही किया और फिर अपनी मंजिल की जानिब जो है वो रवाना हुए। कोई मदद के लिए यहाँ मौजूद नहीं होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रबिया खान, आपका अपडेट कर रही थी रबिया खान हम कराची की सूरत हाल के हवाले से। और बारिशों के बाद हमेशा ही यही होता है, कोई पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन हुई हो, पानी जमा हो गया हो। लेकिन पिछले साल जब हमने देखा कि तूफ़ानी बारिश जिस तरह से हुई और कराची का बुरा हाल हो गया, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कराची आए और उन्होंने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया, जिसमें प्रायोरिटी रखी गई थी कि सबसे पहला जो काम था वो नालों की सफाई के हवाले से था, उस पर फोकस था। उसके बाद साफ़ पीने का पानी और फिर ड्रेनेज का सिस्टम। लेकिन सवाल ये है कि पैकेजेस का ऐलान हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? क्योंकि इस बार भी कुछ कराची की सड़कें वही मंजर पेश कर रही हैं जो कि लास्ट ईयर कर रही थी। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं जहरा रज़ा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब। बारिशों के बाद शहर कायद में एक और मसला देखने में आया है सीसीटीवी कैमरास के हवाले से। 200 से ज़ायद सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और जिसके बायस पुलिस को जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने में या पुलिस को जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं। और पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि शहर के अहम और हसास मकामात पर 2265 कैमरे लगे हैं, उनमें से 200 से ज़ायद कैमरे ख़राब हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समर अब्बास साहब, जो कि एक सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। समर साहब, 200 से ज़ायद कैमरे कराची में ख़राब हो गए हैं और अगर खुदा न खास्ता, और वो भी हसास मकामात पे, पुलिस के ज़राए के मुताबिक खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन होती है या कोई ऐसा हादसा होता है, कोई वाक़या होता है, तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होगी? और देखें, बहुत शुक्रिया ज़रा। बात यह है कि अगर ओवरऑल कराची की बात की है तो ये कराची पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे वो इंस्टॉल करें। ये शहरी हुकूमत या सिंध हुकूमत या जो हमारे हुक्मरान, इनकी ज़िम्मेदारी है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसे कि लाहौर में है सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करना, या जो आवाम की जो अमलाक है उनको जो है हिफाजत उनकी। ठीक है, पुलिस का काम सिक्योरिटी है, अरेंजमेंट है, सारे मामलात हैं, लेकिन अगर ये कैमराज जो हैं अगर ये इंस्टॉल किए जाएँ और मुख्तलिफ़ मकामात पर एक प्रोजेक्ट के तहत जो है ये चीज़ें की जाएँ तो ये बेहतर होता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ मसाइल जो है ना वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, चाहे वो पुलिस के मसाइल हों, चाहे वो शहरी हुकूमत के हों। आवाम जो है वो बहरहाल आवाम का नुकसान होता है। 200 जो कैमराज आप बात कर रहे हैं, देखें ये तो आप ईस्ट या साउथ की बात कर रहे हैं ना जी। लेकिन वेस्ट में तो कैमराज है ही नहीं। अगर बात की जाए सुराब गोट, गुलशन मेमार, मंगो पीर, बल्दिया, इन एरियाज़ में तो कैमरा इंस्टॉल ही नहीं। यहाँ तो सबसे हसास मकामात हैं। अच्छा सर, सेफ़ सिटी मंसूबे की, सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट की आपने बात की, जिसके मुताबिक 10,000 के करीब मेरे ख्याल है कराची में जो है कैमराज लगने हैं और 1 साल में ये पूरा होना था और मेरे ख्याल से 6 महीने तो गुजर गए हैं। और अब हम जब बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं वो भी ख़राब हो गए, तो हम नए कैमरास लगवा नहीं सकते। जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस है नहीं, एक बार लगा के छोड़ दिए जाते हैं, ये मेंटेनेंस क्यों नहीं है इन चीज़ों की? देखिए, मैंने कहा ना कि जब आपकी एक सिस्टम ही नहीं है, आप सिस्टम बना ही नहीं पा रहे तो कैसे करेंगे। सीसीटीवी कैमरास के लिए बाकायदा तौर पे एक प्रॉपर जो है ना सिस्टम होता है। आप इंटरनेशनल अगर बात करें तो तमाम ममालिक में कैमरास जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं से वो केस डिटेक्ट करते हैं। अगर लाहौर की बात की है तो हम कराची बहुत पीछे है लाहौर से। सिग्नल्स पे अगर कोई वारदात होती है वहाँ पे या कहीं पे भी, तो वो सीसीटीवी कैमरास से अगले 1 घंटे में मुलज़म को गिरफ़्तार कर लेते हैं। और आपको जब फोकस होगा, कैमरास भी इतने अच्छे हैं उनके जो सीसीटीवी लगाए हुए हैं, तो आपका जो फेस है वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं, नादरा से वेरीफाई करा के मुलज़म को गिरफ़्तार भी कर लेते हैं। लेकिन हम बहुत पीछे हैं। कराची जो है, अब देखें आज की सूरत हाल, जैसे कि रोड्स की आप देखें, बारिशों का पानी जमा हो चुका है। लेकिन अगर आप पुलिस की बात कर रहे हैं, कल पुलिस के जो जितने भी एहलकार थे, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार थे, वो मदद कर रहे थे लोगों की, निकाल भी रहे हैं। हर जगह आप पुलिस को इस्तेमाल ना करें।
पुलिस का जो काम है ना आप वो दें। सेफ सिटी का काम से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। अब क्या जुलूस आपने बात की कि ये कैमरास की, अब जैसे कि लाहौर को देख लें, इस्लामाबाद को देख लें, वहाँ पर फिर क्राइम्स भी कम है, स्ट्रीट क्राइम्स कम है, क्योंकि जाहिर है जब मुल्ज़िमान को ये डर ही नहीं होगा कि उन्हें कोई देख रहा है या कोई सबूत वो छोड़ें, तो वो फिर यही वजह है कि कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम्स इतने ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सीसीटीवी कैमरा जो लोगों ने घरों पे लगाए हुए ना, इसका मुस्बत भी जो है ना वो सामने आया था। हाँ। पिछले जब एडिशनल आईजी डॉक्टर अमीर शेख थे तो तकरीबन 50 से ज़ायद केस डिटेक्ट हुए थे सिर्फ सीसीटीवी कैमरा से, जो मुल्ज़मान ने डकैती की वारदातें की उनमें नजर आए। लेकिन बात यह कि अगर आप सीसीटीवी कैमरास का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो तब भी, अब ये नहीं होता कि आप फुटेज उठाएं टीवी पे चला दें या आप जो है उस पर रख के बैठ जाएं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है खामोश हो जाए, उस पर केस पे काम ना करे। लेकिन ये लंबा काम है। आप देखें सीसीटीवी कैमराज नहीं, इसमें फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस है, मुल्ज़म गिरफ्तार होता है, फिर अदालत है, फिर जल्द ज़मानतें होना। ये सिस्टम जो है ना इसको सही करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कि सिर्फ हम कैमराज ख़राब हैं तो आप समझें कि सारी चीज़ें हाँ, जाहिर है वो और भी इन्वेस्टिगेशन और भी प्रोसेस बड़े होता है, प्रोसेस टूल्स होते हैं। अच्छा सर, किसको हम ब्लेम करें, ज़िलाई हुकूमत को, शहरी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत की बात कर रही हूँ, या वफाकी हुकूमत को? क्योंकि ये अगर सूबाई हुकूमत से बात की जाए तो वो पहले उनका यही रोना था कि उनको फ़ंड्स नहीं दिए जाते, और वफाक कहती है कि हम पैकेजेस का, अरबों रुपए के पैकेजेस का ऐलान होता है तो क्या अमाउंट नहीं दिया जाता? क्या सिलसिला है? क्यों? हम पिछले साल हमने देखी इतनी बुरी कराची की सिचुएशन हुई बारिश के बाद, और अब भी यही हाल है। देखें, ये तो चलें सिंध गवर्नमेंट हो या वफाक गवर्नमेंट हो, ये तो चलें आपस में सियासत की नज़र हो रहा है या शहरी हुकूमत एक दूसरे की नज़र की वजह से आवाम पिस रही है ना, आवाम पिस रही। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक इवेंट कवर किया था सीपीओ में जिसमें अमेरिकन आया था, स्टेट सेक्रेटरी था उनका। उन्होंने यहाँ पे कैमराज के लिए इनको $11 मिलियन फ़ंड के लिए बात की थी, देने की भी कोशिश की। तो अब यहाँ ये हुआ कि उनसे बोला जी पैसे आप हमें दे दें। वो कह रहे थे आप कैमराज लें, आप लगाएं जहाँ लगाने हैं, लेकिन पैसे आप ना लें। तो वो जो मुझे याद पड़ता है $11 मिलियन थे, स्टेट सेक्रेटरी उनका आया हुआ था सीपीओ में। बाकायदा उन्होंने फिर बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी पुलिस को और हेलमेट दिए। लेकिन वो $11 मिलियन अगर यहाँ इन्वेस्ट हो जाते, उसके कैमराज लग जाते, चलें वफाक या सिंध हुकूमत या शहरी हुकूमत को आप छोड़ें, जब एक चीज़ आ रही थी आपने वही एक्सेप्ट नहीं की, तो उसकी क्या वजह है, क्यों एक्सेप्ट नहीं की? ये तो ये बताएंगे ना कि क्या वजह थी क्या नहीं थी, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया। अब चीज़ें ऐसी आती हैं, ऐसे कई मामलात हैं, कई जगह से इंटरनेशनल फंडिंग आ जाती है या पुलिस को बेहतरी के लिए देते हैं, हमारे इदारों को मिल रही होती हैं चीज़ें, लेकिन वो आप अगर पैसे लेंगे और आप कैमराज अगर इंस्टॉल, वो कह रहे थे जैसे कि कैमराज ले लें, कैमराज लेके लगा देते आप, मेंटेनेंस आपके पास मेंटेनेंस इंजीनियर ही नहीं है, ना आप मेंटेनेंस कर रहे हैं किसी चीज़ की, लगा रहे हैं उसके बाद ख़राब हो रहे हैं, कोई परवाही नहीं है, सिग्नल ख़राब हो रहे हैं आपके ट्रैफिक के, वो कंट्रोल नहीं हो रहे, आप सिर्फ चालान की तरफ जोर दे रहे होते हैं कि जिस दिन में ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने 10 चालान करने। अब वो एक तरफ माइंड आ जाता है ना, माइंड सेट। अब चीज़ें देखें, मैंने कहा ना कि सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ऊपर से नीचे तक सिस्टम ठीक नहीं करेंगे ये ख़राबियाँ रहेंगी और इसका अल्टीमेटली आपको, मुझे, सबको इसका खामियाजा भुगतना है। सर लेकिन पाकिस्तान में और भी सिटीज़ हैं, आपने लाहौर की बात की, इस्लामाबाद की बात की, वहाँ पर कैमराज है, इवन जूम करके भी आप कोई अगर वारदात हो, मुल्ज़िम हो, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कराची की इतनी बद से बदतरीन हालत क्यों है? फिर हम सिंध हुकूमत से ही सवाल करते हैं, तो 13-14 साल में उनकी नाअहली ही खुलकर सामने आई है। क्या किया उन्होंने आवाम के लिए? देखें, इसमें हम सिंध हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। शहरी हुकूमत देखें, MQM थी उसमें, MQM भी तो रही हुकूमत में। कराची स्टेट तो देखें ना, MQM के पास था, MQM को चाहिए था उस वक्त अपने काम करते, लेकिन सर पिछले जो MQM के मेयर थे वो तो, उनका तो यही कहना है कि उनको फंड्स नहीं दिए गए। उससे पहले जब एक दौर था जब मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, तब हमने देखा कि कराची में काम हुआ था। उस वक्त ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उस वक्त ही CCTV कैमरा हमने देखा कि रोड्स बने, पुल्स बने, लेकिन आपने पुल्स रोड बना दिए, आपने देखें सिस्टम सीवरेज का बनाया नहीं आपने पुल बना दिए, आपने रोड कर दिए, अब पानी जो है कहाँ जाएगा?
आज उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं ना। देखें, बगैर प्लानिंग जो भी काम करेंगे मेरे ना, ख्याल है प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ रोड्स बना दिए जाते हैं और उस वक्त नहीं सोचा जाता कि ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, पानी कहाँ जाएगा, और जब बन जाते हैं उसके बाद ख्याल आता है तो आपने फिर वो बिल्डिंग तोड़ते हैं प्लाजे उसको। खड़े कर दिए पूरे शहर में जगह जगह, लेकिन आप सीवरेज अब नॉर्थ नाज़माबाद लेकिन देखें ऐसा ना भी कल। नहीं कह सकते कि सिंध हुकूमत उसको बिल्कुल ही बाहर कर दो, जिम्मेदार तो वो भी है, 13 साल हुकूमत नहीं, देखें, जिम्मेदार तो आप हम भी हैं, सब हैं जिम्मेदार। बात ये कि जब आप एक सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ ही नहीं उठा रहे, बात ही नहीं कर रहे, बात पहुंचा ही नहीं रहे, हर कोई अपने मसाइल की तरफ लगा हुआ है। अब हम हर कोई अपने इतने, देखें ना, आप अगर बात ओवरऑल करें तो हर बंदा परेशान है, हर इंसान परेशान है। अब आते हुए अगर कोई ऑफिस आ रहा है तो वो टेंशन में कि जी कौन सा रूट इस्तेमाल करूं, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। आज बहुत बुरी हालत है, आज भी बारिश आज फिर जैसे मेरे ख्याल है आवाम को इसी इतना उलझा के रख दिया कि उनकी सोचने समझने की सलाहियत ही ना हो, क्या सही है क्या गलत है, किसको वोट देना है किसको नहीं। तो ये भी वोट कुछ अब देख के देंगे, टैक्टिक्स होती हैं। चलें अपनी बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। कराची पुलिस की हम बात कर ही रहे थे। कराची पुलिस की बात की जाए तो हम अक्सर बल्कि ज़्यादातर हम कराची पुलिस वालों पर तनकीद करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारी खातिर जो है वो कई कई घंटों जो है वो अपनी जॉब्स पर मौजूद होते हैं ताकि हम सिक्योर रहें, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। 12 घंटे की उनकी, अगर आपको नहीं पता होगा तो हम बताते चलें कि 12 घंटे की उनकी जो जॉब की ड्यूरेशन है वो 12 घंटे है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर समर अब्बास साहब, और अब हम बात करेंगे, चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची वालों पर यूटिलिटी बिल्स के अंदर इजाफी बोझ डालने की तैयारी की जा चुकी थी और अब दोबारा की जा रही है। पहले क्या तैयारी की गई थी ये भी हम आपको बताएंगे, और अब क्या की गई है ये भी इस हवाले से भी सुने। 3 से 4 दिन कबल हमने सुना था कि मुर्तज़ा वहाब की जानिब से के इलेक्ट्रिक के साथ एक मुआहदे की खबर आई थी, जिसमें वो कराची वालों को करीब 9 अरब रुपए चार्ज करने वाले हैं, जो कराची वाले अपने बिजली के बिल में इजाफी देंगे, और ये पैसे काम आएंगे KMC के लिए। अब जनाब वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की जानिब से भी एक और ख़बर आई है। उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें यह फ़ैसला किया गया है कि सुई गैस के बिल में कचरा उठाने की मद में 100 से 300 रुपये कराची वालों से वसूल किए जाएंगे, और इसके लिए उन्होंने सुई गैस हुकाम को ख़त भी लिख दिया है। तो क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है, क्या ये कराची वालों पर ज़्यादती नहीं है, इस हवाले से बात करते हैं। जी समर अब्बास साहब। देखें, बिल्कुल इस पे अगर बात की जाए, कराची वाले तो बेचारे, उनके साथ बार बार जाती हर चीज़ में हो रही है, लेकिन अगर कचरा फेंकने के हवाले से कोई टैक्स की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये डिसाइड कर लें कि जो यहाँ पे जंगल है फ्लैट्स का, यूनियन जो है वहाँ पे रिहायशियों से जो कचरा फेंकने के नाम पे, कचरा उठाने के नाम पे जो टैक्स ले रहे हैं, या जो वहाँ पे उसको जो मेंटेनेंस के नाम पे हमसे ले रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं पैसे, ठीक है। दूसरी बात आप देखें, अभी कचरा फेंकने की ये बात कर रहे हैं, उठाने की बात कर रहे हैं, KMC के ही अफसरान कचरा फेंकवा भी रहे हैं। कचरा फेंकने के पैसे जो भी हैं वो अलग लेते हैं, कचरा उठाने के पैसे अलग आ रहे हैं। सर यही मैं कंफ्यूज थी कि पहले ही हम लोग पैसे दे रहे हैं, तो अब ये 300 रुपये क्यों सुई गैस के बिल में देखें, ये तो इजाफी लिए जा रहे हैं। बात ये कि पहले हुकूमत को जो मेंटेनेंस आवाम दे रही है, चाहे वो सोसाइटीज़ में चाहे फ्लैट्स में, जी हम 500 कम से कम लगभग 500 कचरा उठाने के हम लाजमी दे रहे हैं। वो कचरा कहाँ जाता है? वो जो फेंकने वाले हैं वो KMC के साथ मिलकर रोड पे या किसी भी डंपिंग पॉइंट पे वो कचरा फेंकते हैं, उसकी पेमेंट वो अलग कर रहे हैं। इस पे हुकूमत सिंध हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेटर कराची इस पे बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करें। ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं, हम तो फील्ड में होते हैं, रिपोर्ट्स हुई हैं। अच्छा, कचरा फेंकने के फिर उठाने के KMC वाले अलग लेते हैं। आप किसी के रोड पे, किसी के घर के पास आपने डंपिंग पॉइंट बना दिया है, जी मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, सड़क गायब हो चुकी है, आप वो उस रोड पे कचरा नज़र आएगा। अगर मैं बात करूं अब्दुल्ला कॉलेज से पापोश की तरफ जैसे टर्न करेंगे, पापोश कब्रिस्तान, वो रोड जो है बंद हो चुका है, कचरा डंपिंग पॉइंट बन चुका है। इसी तरह नॉर्थ नाज़माबाद में अक्सर पॉइंट्स हैं,
ईस्ट में अक्सर पॉइंट्स हैं जहाँ बाकायदा अब रोड्स पे कचरा डंपिंग पॉइंट है, कचरा उठाने के जो आते हैं अगवानी फेंकने के लिए, उनसे पेमेंट अलग ली जाती है। चिंची रिक्शों पे फेंक रहे हैं या गाड़ियों में ला के फेंके जा रहे हैं, उस पर KMC जो इंस्पेक्टर है वो अलग पेमेंट ले रहा होता है। फिर उठाने के लिए जो अपनी गाड़ियाँ KMC की आती हैं वो अलग पेमेंट, उनके मामला अलग हैं। जो इर्द गिर्द के रिहायशी हैं कहते हैं बदबू बहुत आ रही, उठाएं कचरा, वो फिर ये देखें कि हम ऑलरेडी इसमें टैक्स और पैसे दे रहे हैं कचरा उठाने के। गवर्नमेंट को ठीक है करना चाहिए, ये आप उस पर ला रहे हैं, सिस्टम में ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो पहले खराबियाँ वो तो दूर कर लें। आप खराबियाँ दूर नहीं कर रहे हैं, उल्टा आवाम पे बोझ मजीद डालने की तैयारियां कर रहे हैं। और सिर्फ बोझ पड़ भी रहा है, और अगर हम पैसे दे भी रहे हैं तो हमें एतराज़ नहीं, हम तो वैसे ही सामने वालों को खुद से बुला के 500 रुपये में अपनी गली साफ़ करा देते हैं, घर साफ़ करा देते हैं, घर के बाहर का एरिया। हम पैसे दे भी रहे हैं लेकिन उसके बाद कचरा भी तो उठे, कुछ चेंज भी तो नज़र आए, सफाई भी तो हो। पैसे भी दें, कचरा भी उसी तरह सड़कों पे पड़ा है। देखें बिल्कुल सही कह रहे हैं, कचरा ये फेंकेंगे कहाँ? ये कचरा फेंकने का डंपिंग पॉइंट था सरजानी में। सरजानी में जिस जगह ये डंपिंग पॉइंट था कचरे का, उसके एतराब में सारी आबादी हो चुकी है। इवन कि आप वो कचरे वाली जगह पे भी घर बनना शुरू हो गए। आप उस चीज़ों को तो रोकें, जो खराबियाँ आप रोक नहीं पा रहे, और सिस्टम की तरफ आप फिर 200-300 टैक्स, ठीक है जी, शहरी कराची के 100 भी दे देंगे, 200 दे, लेकिन जो मेंटेनेंस के नाम पे जो सोसाइटीज़ की यूनियन वाले या जो फ्लैट्स की यूनियन वाले पैसे ले रहे हैं, वो बेचारी आवाम वहाँ भी पैसे दे, फिर इनको गैस के बिल में भी दे, फिर बिजली के बिल में भी टैक्स लग रहे हैं, फिर आपसे बोलते हैं नॉन फाइलर है, ये तो टैक्स देता ही नहीं है। आप कौन सा सिस्टम ला रहे हैं? आप अलग से NTN जारी कर रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है एक बेचारा मुलाजम पेशा जो है 50,000 वाला कितने टैक्स दे रहा है, तो अब टैक्स पे लग रहा है कि हमें सबको जीना पड़ेगा। जी, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और कुछ नए मौज़ूआत ऐड करेंगे, शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन वक्त का कहीं मत जाइए, देखते रहिए City at 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं City at 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू। बात करेंगे ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में मोटापे के हवाले से। बच्चों में ओबेसिटी या मोटापे की तारीफ़ हम इस तरह से कर सकते हैं कि बच्चों का जो वज़न होता है वो उनकी उम्र के लिहाज से अगर 95% ज़्यादा है तो हम इसको ओबेसिटी यानी मोटापे में कंसीडर करेंगे। अब इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों आजकल के बच्चों में ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है नेचुरली, और इस सबसे अहम बात के प्रिवेंशन क्या हो सकती हैं, बचा कैसे जा सकता है मोटापे से। इस हवाले से जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमें ज्वाइन किया है हकीम तारिक अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी तारिक साहब, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले बच्चों में मोटापे की वजूहात क्या हैं, क्योंकि एक वक्त था कि बड़े लोग इस ओबेसिटी का शिकार होते थे, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के वो भी ओबीस नज़र आ रहे हैं, तो क्या वजूहात हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें, बच्चों में मोटापा, जी, बच्चों में मोटापे की बहुत सी वजूहात होती हैं। आजकल अगर हम देखा जाए तो बच्चों में एक तो ये होता है कि बच्चों का जो हमारा लाइफस्टाइल है वही बच्चे भी इख्तियार करते हैं। स्पेशली आजकल बच्चों को जो हम डाइट दे रहे हैं, जो ग़िज़ा दे रहे हैं, वो है जंक फूड, फास्ट फूड। ये वो सारी डाइट जो ये ऐसी है कि इसमें हाई कैलोरीज होती हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर बच्चे को की रिक्वायर है 900 कैलोरीज, 1000 या 1200 कैलोरीज उसकी रिक्वायर है, और आप उसको 2000 तक कैलोरीज तक आप दे रहे हैं और बच्चा उसका बर्न नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा? ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा। सही। अब एक वजह ये, पहले आपने देखा होगा कि पहले जब तक ये मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती थी। अब क्या होता है कि अब हमारे यहाँ एक बहुत ही गलत ट्रेंड चल गया है कि अक्सर माएँ जो हैं वो छोटे 2 साल के बच्चे तक को भी फ़ौरन जो है मोबाइल दे देते हैं कि आप बेटा ले ले। क्यों? अपनी जान छुड़ाने के लिए कि मैं अपना जो करना है कर लूँ या लेकिन ये बहुत गलत है। बच्चे को कम से कम 2 साल की उम्र तक लैपटॉप, मोबाइल, टीवी से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, नहीं उसको देना चाहिए। 2 साल के बाद अगर आप बच्चे को देते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम तो आप सिर्फ 1 घंटा उसको दे सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चे की ज़हनी सलाहियतें भी
मफकूद होती हैं, मुतासर होती हैं और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और जब बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो जिस तरह वो सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो भी गलत है। फिर जो अभी मैंने आपसे कहा कि जंक फूड जितनी हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है बच्चों में ओबेसिटी की वजह बनती हैं। बेसिक वजह जो है वो सही, बिल्कुल सही। आपने एक तो बताया कि बच्चों में वजूहात, एक तो जंक फूड का बहुत ज़्यादा, फ्राइड चीज़ें बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और माओं का भी कुछ यहाँ मैं कहूँगी कि रोल है, क्योंकि माएँ बच्चों को कुछ ऐसे नाम नहीं लूँगी, पैकेट्स हैं उनको तल के दे देती हैं, फ्राई करके दे देती हैं, जो कि ईजी होते हैं मेरे ख्याल से बनाने के लिए, तो वो एक बड़ी वजह है। उसके अलावा अगर वो बच्चे खा भी रहे हैं, दूसरा वो आपने बताया सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी वो किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। एक दौर था जब बच्चे मैदानों में जाके खेलते थे, खेलों में पार्टिसिपेट करते थे, तो वो कैलोरीज वही बर्न हो जाया करती थी। अब बच्चे क्या हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, घंटों घंटों एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा बच्चे बड़े शौकीन होते हैं मीठा खाने के, चॉकलेट्स या फिर मिठाई वगैरह, तो उसमें भी कैलोरीज होती हैं। वो कितना अमाउंट तक, मतलब कितने एक दिन में अगर खा रहा है बच्चा कैंडीज़ या चॉकलेट या आइसक्रीम, तो वो उसको कितना देना चाहिए? मेरा ख्याल है कि जो भी अभी आपने कहा कैंडीज़ और जितनी चॉकलेट्स वगैरह हैं, इनसे भी बच्चों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ओबेसिटी की एक वजह ये भी है कि जैसे भी मैंने बात की सॉफ्ट ड्रिंक्स की, कि उसमें बहुत ज़्यादा हाई शुगर होती है। इसी तरह कैंडी में भी और जितने हैं चॉकलेट वगैरह में, इन सब में भी हाई शुगर, इनका लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है शुगर का इसमें, तो इनसे भी थोड़ा अवॉइड करना बहुत ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा कि आप बच्चे को कैंडी देने की बजाय, आप बच्चे को चॉकलेट देने की बजाय, आप बच्चों को इस तरफ लेके आएं कि आप बच्चे को जो है कोई भी नट्स के ऊपर लेके आ जाएं, आप बच्चे फ्रेश फ्रूट जो है बच्चों को दें। अब बच्चा अगर कह रहा है जी मुझे मीठा खाना, तो आप उसको उसकी जगह पे कुछ जूस बना दें, शेक बना दें, केला दे दें, फ्रूट जितने भी हैं आप उन पे लेके आएं। इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना सिर्फ बच्चों की ओबेसिटी की वजह बनती है, बल्कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब करती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि जो बच्चे मोटे होते हैं बचपन में, जिनका मोटापा, आगे जाके उनको डायबिटीज़ टाइप 2 के बहुत ज़्यादा खदशात बढ़ जाते हैं। इसी तरह जो बच्चे मोटे होते हैं बचपन में, उन्हें जाके दिल के अमराज का बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह आगे चले हम तो लीवर की तरफ आ जाएं, तो उनका फैटी लीवर जो है वो भी ऐसे ही बच्चे जो हैं आगे जाके ज़िंदगी में फैटी लीवर के मुतासर होते हैं। उनका पेंक्रियाज, जिसको हम लबलबा कहते हैं, वो इंसुलिन हार्मोन्स सही तरह से नहीं पैदा कर सकते, इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ की तरह भी लोग जाना शुरू है। तो इसलिए बचपन से ही आप बच्चों को जो है वो एजुकेट करें, उनको बताएं कि ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह। अच्छा, बच्चा जो होता है उसको आपने जो दे दिया बचपन में, वो उसने ले लेना। आप देखें, ये माँ का और बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को जो है एक अच्छा रास्ता दिखाएं, सही ज़िंदगी की तरफ लेके आएँ, वो चीज़ें, वो ग़िज़ा उनको दें जिससे उनको ना सिर्फ उनकी मेंटली हेल्थ बेहतर हो, फिज़िकल जो है हेल्थ उनकी वो भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, तारिक साहब ये बताइए कि बच्चे जो ओबीस होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां उनको होने का खदशा होता है? देखें, जो बच्चे मोटापे का शिकार होते हैं, ख़ास तौर के ऊपर उनका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं। अच्छा, उनके लंग्स जो होते हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट होगा, वो रनिंग कर रहा है, और एक थोड़ा सा मोटा बच्चा जिसका वेट बड़ा हो, वो रनिंग कर रहा है, तो दोनों में बहुत फ़र्क होगा कि उसकी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है, ऑक्सीजन लेवल उनका डाउन होने का खतरा होता है, कम हो जाता है बाज़ का। तो इसमें ये होता है, अच्छा, सुस्ती, काहली, लेज़ीपन बहुत ज़्यादा आता है, थकन का एहसास होता है, और बाज़ औक़ात ऐसा है कि जॉइंट पेन भी शुरू हो जाते हैं। आजकल अक्सर मैंने प्रैक्टिस में मैंने देखा कि मेरे पास आ रहे हैं कि छोटे बच्चे, और वो उनकी मदर कह रही है, फादर कह रहा है जी कि साहब बच्चे के ज्वाइंट में पेन हो रहा है। अब भाई क्यों ज्वाइंट में पेन हो रहा है मेरे भाई, ये पेन क्यों हो रहा है? अभी इसकी उम्र है ज्वाइंट पेन की, लेकिन क्या कि बच्चों को हम ऐसी डाइट दे रहे हैं जिसमें वो जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं बच्चे को, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, विटामिन्स भी हों, मिनरल्स भी हों, ये सारी फैट्स भी हों, चकना, ये सारी चीज़ें हों, हम नहीं दे रहे। वही बात आप वाली कि हम बंद रैपर में चीज़ें जो हैं वो बच्चों को दे देते हैं, और जितनी जंक फूड वगैरह देते हैं, इनमें जो है वो जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं होते, इसलिए बच्चे जो हैं मोटे भी हो रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों का पेट तो भर जाता है, लेकिन जो बेसिक विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बॉडी में नहीं जाते। अच्छा, फ़ैट की अगर बात की जाए तो बच्चों के लिए फ़ैट बहुत ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए। तो हमें ये पता नहीं है गुड फैट और जो बुरी
चर्बी होती है उसमें फ़र्क, तो आप क्या समझते हैं बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए? देखिए, बैलेंस डाइट में बच्चों को सबसे पहले तो आप उनको जैसे अगर हम 1 साल के बच्चे की बात करें, वो मदर फीड पे होता है, तो बच्चे की मदर जो है उसको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अपनी ग़िज़ा में उसको तमाम ज़रूरी अज्जा जो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि वो जो इस्तेमाल करेगी तो वही आगे बच्चा जो है वो चूँकि मदर फीड पे है तो वो सारी चीज़ें उसको मिलेंगी और वो एक हेल्दी होगा, सेहतमंद रहेगा। इस तरह जब हम बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, हम उनको लेके आते हैं उनकी ग़िज़ा के ऊपर। जैसे हम 2 साल के बच्चे को हम देना शुरू करते हैं, जी आप कुछ चावल, दलिया, खिचड़ी, इस टाइप की चीज़ें हम पकाना शुरू करें, उसको केला, फल, फ्रूट्स, इन चीज़ों के ऊपर लेके आ जाना चाहिए। अच्छा, जौ का दलिया बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चे मोटे भी नहीं होते और बच्चों को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसमें यह कि जौ के दलिए में आप शहद, हनी ज़रूर शामिल करें। एज से दे सकते हैं आप बच्चे को जब 2 साल का बच्चा होता है, आप उसको इसमें आप लेके आते हैं, आप ब्रेड पे लेके आते हैं, बच्चे को स्लाइस देते हैं कि बेटा ये खा लो, और उसके साथ साथ आप दलिए पे भी लेके आए, जौ के दलिए पे, उसमें हनी ज़रूर शामिल करें। अच्छा, उसमें थोड़े से बादाम पीस के आप या कोई ऐसी चीज़, नट्स वगैरह पीस के आप उसमें शामिल कर सकते हैं, और उस में दूध का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये चीज़ें दें बच्चे को, एक तो ये मोटा नहीं होगा बच्चा, दूसरा एक उसे जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट होते हैं, चाहिए होते हैं, वो उसको मिलते रहेंगे और इस तरह बच्चा हेल्दी रहेगा। उसकी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, ना उसकी हड्डियाँ वीक होंगी, ना उसका वेट बढ़ेगा, और ना ही वो मेंटली तौर के ऊपर जो है वो वीक होगा, ज़हनी तौर पे उसकी सलाहियतें बहुत जो है ना बढ़ेंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात हकीम साहब के बच्चा अगर कोई मोटा है तो उसकी एक तो अपीयरेंस ख़राब हो जाती है, वो अगर क्लास में जा रहा है तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, मोटू मोटू कह के, रिश्तेदार, ख़ानदान वाले, तो वो बच्चे का एक तो कॉन्फिडेंस लेवल उससे ख़त्म हो जाता है, सेल्फ स्टीम उसकी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, तो मेंटली भी उसके, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी उस पर इसके असरात होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। अच्छा, वो ना सिर्फ ये कि अच्छे कपड़े पहनते हुए वो थोड़ा सा होता है कि मुझे पता नहीं अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे। अच्छा, कहीं वो जा रहा है, अपने स्कूल में जा रहा है, वहाँ कोई ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनमें हिस्सा लेने से वो थोड़ा सा डरता है, घबराता है, या ये होता है कि लोग जिससे उसका मजाक उड़ाएंगे अगर वो ये ना कर सका। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चे जो है एहसास कमतरी का मुबतला होते हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ वो बाकी जितने मामले हैं पीछे, ज़िंदगी हर मामले में पीछे रह जाते हैं। सही। अच्छा, अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें, कोई बच्चा मोटा है तो हम किस तरह उसको नेचुरली, क्योंकि दवाएं देना इस तरह के या बहुत सारी मार्केट में चीज़ें हैं, बच्चों को देना वो सेफ़ नहीं है, तो नेचुरली हम कैसे क्या इलाज करें कि वो बच्चा नॉर्मल हेल्दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल है आपका कि ये जो है बच्चों को कभी भी मेडिसिन के ऊपर नहीं लेके आना चाहिए। कम से कम 2 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे जो होते हैं या 15 साल तक के बच्चे, इनको बिल्कुल मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। नेचुरल तरीके से आप उनका ट्रीटमेंट करें। एक तो उनकी डाइट का ख्याल करें, ठीक है, डाइट में उनके जितनी भी ये ऑयली चीज़ें सबसे अवॉइड करें, और एक बहुत अच्छा सा पानी मैं बता रहा हूँ, वाटर, अच्छा जी, वो आपने बना के रख लेना और बच्चों को दें। उसमें करना क्या, आप एक जग ले लें या एक गिलास, जो भी है, बड़ा बर्तन इतना हो कि जो बच्चा सारा दिन पानी पीता रहे, उसमें आपने थोड़ा सा अदरक का एक टुकड़ा लेना है, वो आप उसको छील के काट के आप उसमें डाल दें। उसके बाद आपने ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ 15 से 20 अदद वो उसमें डाल देनी है पानी में। फिर उसके साथ आपने एक खीरा थोड़ा सा जो है वो लेना है, वो आप उसमें डाल देना है काट के, और लीमू का एक टुकड़ा। अच्छा, ये जो है ये डिटॉक्स वाटर भी हम इसको कहते हैं कि ये बेहतरीन आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। जितने भी आपके जिस्म में, ब्लड में फासद मादे होते हैं, जहरीले फासद मादे जिनको हम कहते हैं, वायरस, जरासीम, उनको भी करता है। और दूसरी बात ये मजे की कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तीसरा ये कि इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो आपकी गैर ज़रूरी फैट को आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होने देती। क्यों? कि आपके लिवर फंक्शन को सही रखता है, आपके किडनी के फंक्शन को सही रखता है, आपके स्टमक के फंक्शन को सही रखता है। तो जब आपकी ये चीज़ें जो हैं सही रहते हैं, तो मेजर ऑर्गन जो हमारे हैं, हमारा मैदा भी और जिगर भी सही काम करता है, तो आपको मोटापा नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अहमद साहब का, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया। बहुत ही आपने इन्फॉर्मेटिव बातें जो हैं बताई हैं। जो माएँ हमें देख रही हैं उनको मैं कहना चाहूँगी बस थोड़ी सी मेहनत कर लें, क्योंकि बच्चों की जब टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे होते हैं उस वक्त अगर उनको सब्जियाँ खिलाई जाएँ या फ्रूट्स खिलाई जाएँ तो फिर वो इसके आदी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा फ्राइड आइटम्स को हटाकर उनको सब्जियाँ, उनको फ्रेश चीज़ें दें ताकि आपका बच्चा हेल्दी रहे। मज़ीद बात करेंगे, एक और मौजू शामिल करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10।
जी वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से जिसके बारे में तकरीबन हर घर में ही बात होती है। बात कर रही हूँ मैं नज़रे बद की। अगर कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा हो तो फ़ौरन से घर में आवाज़ आती है कि कहीं इसको नज़र ना लग जाए। इसी तरह अगर किसी ने कोई नया घर लिया है, मकान बनाया है, तो फ़ौरन से उस घर के बाहर माशाल्लाह की तख्ती लगा दी जाती है और इसीलिए कि नज़र ना लग जाए। इसी तरह कोई नई गाड़ी ली हो या और चीज़ों में तो हम एहतियात करते हैं, काला कपड़ा बांध दिया जाता है और पूछो तो यही कहा जाता है कि नज़र ना लग जाए। तो ये नज़र क्या वाकई लगती है, इसकी कोई हकीकत है या फिर ये हमारी सोच है, वहम है? इस हवाले से बात करेंगे। और अगर ये नज़र लगती है तो ये कितनी ख़तरनाक होती है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नज़र बद, बुरी नज़र जो होती है वो इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है, पहाड़ को खा जाती है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो पर मुफ्ती इमरानुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले ये मुझे बताइए कि नज़र बद अगर है तो क्या है, इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई ये इंसान को लगती है, और लगती है तो किस हद तक लगती है? कहते हैं कि ये इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है, तो क्या मुमकिन है कि नज़र बद से इंसान की मौत वाक़ई हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जी। दुनिया के अंदर हदीस बात में आता है जिसका मफहूम ये है कि दो चीजें ऐसी हैं जो तकदीर को भी क्रॉस कर जाती हैं और तकदीर के भी आड़े आ जाती हैं। एक दुआ और दूसरी नजर। अच्छा, नजर जो है वो नजर बद जो कहलाती है, हाँ। ये फारसी में हम लोग नजर बद कहते हैं, अरबी में इसको अल-आइन कहा जाता है। आइन के माने आंख, हाँ। ये जो हमारी आई होती है इसको अल-आइन कहा जाता है। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम अल-आइन हक़्क़ुन, कि नजर का लग जाना बरहक है। और आपने जो अभी एक जुमला इस्तेमाल किया कि इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है, तो बिल्कुल हदीस पाक में जुमला आता है जिसका मफहूम यही है कि चलते फिरते इंसान को कब्र में पहुंचा देती है और अच्छे भले खड़े हुए ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। ये नजर ऐसी चीज है, ये बाकायदा ऐसा। जी सही। अगर किसी को नज़र लगती है तो उसको कैसे पता चले कि, मतलब ये कंफर्मेशन कैसे हो कि उसको नज़र लगी है? क्योंकि कभी कभार कोई बीमारी भी आ जाती है, तो ये हमें पता कैसे चले कि नज़र लगी है? जी, सबसे पहले तो ये कि जब नजर का हमें पता लग गया कि नजर एक बरहक चीज है, बरहक से मतलब यानी एक एग्जिस्टेंट है कि हाँ भाई नजर कोई चीज होती है जी। तो इसके पता लगने का तरीका एक तो यही होता है कि या तो इंसान, अगर खुद इंसान पर है, आपने कहा ना बच्चों पर लग जाती है, तो बच्चे क्या, बच्चे बूढ़े बड़े मर्द औरत किसी पे भी लग सकती है। हाँ। मिसाल के तौर पे कोई बहुत बूढ़ी खातून है, अब कोई कहेगा इनको कौन नजर लगाएगा, लेकिन उन पर नजर भी लगती है कि उनकी एज जो ग्रुप की खवातीन होंगी ना, वो समटाइम ये कहती है कि भाई ये जो इतनी बूढ़ी है, फिट है, चल फिर रही है, घर के सारे काम करती है, या ये तो नानी दादी बन के लगती नहीं है इतनी बड़ी एज की। या इसी तरह औरत का मैंने सुना कि रिक्शे वाले को कौन नजर लगाएगा। तो जाहिर सी बात है हर एक का अपना कैडर होता है, तो उस कैडर के अंदर उसकी नजर लगाने वाले भी उसी टाइप के लोग होते हैं। रिक्शे वाले को रिक्शे वाला नजर लगाएगा, उसकी अगर अर्निंग अच्छी हो रही है, उसका रिक्शा अच्छा बेटा वो कहेगा इसका रिक्शा बड़ा अच्छा है। तो मालूम कैसे होता है? अब आपने ये सवाल किया, मालूम ऐसा होता है कि इंसान के अगर जिस्मानी तौर पर नजर लगती है तो उसकी तबीयत में एक बोझ आ जाता है, तबीयत में बोझलपन आ जाता है, और अमूमन उसका रिजल्ट ये निकलता है कि उस काम से उस शख्स का दिल उचाट होने लगता है। अगर वो जैसे जॉब पे जा रहा है और कोई उसको टोक रहा है कि भाई तो बड़ा प्रॉपर है, बड़ा पंक्चुअल है और रेगुलर अपनी जॉब पे कर रहा है या पैसे कमा रहा है, तो उसका उस चीज से दिल उचाट होने लगता है, वो बेजारी महसूस होती है, उस काम में उसको उकताहट होने लगती है, खुद तबीयत में बोझ आता है। और दूसरे साइन उसके ये होते हैं कि आंखों में जलन, सर में भारीपन, कांधों पे बोझ, और एक बिल्कुल बेजारी सी कि मुझे ये काम नहीं करना। और उसको बज़ाहिर कोई ऐसी वो रुकावट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद उस चीज से दिलचस्पी खत्म हो जाना, या खुदा ना खासा लिबास है, लिबास का खराब होना कि भाई कपड़े पे किसी ने नजर लगा दी, अब कहीं भी एकदम कपड़े किसी चीज में फंस गए, कट लग गया, कपड़े फट गए, खुदा ना खासा उसमें कोई चिंगारी लग गई और कपड़ों में कुछ ऐप पैदा हो गया। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने गाड़ी को कुछ बुरी नजर से देखा, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो गई, ये सारे साइन होते हैं कि हाँ भाई कोई ना कोई चीज गड़बड़ हो गई। अच्छा, यानी कि आपकी लाइफ सही हो लेकिन अचानक से कुछ अनयूजुअल सी चीजें होने लग जाएं, तो उसमें नजर बद आपको कहा जा सकता है कि लगी है। अच्छा सर, ये हसद और नजर बद का आपस में क्या ताल्लुक है? सॉरी, हसद और नजर का? जी,
क्योंकि मेरे ख्याल से वही लोग आपको बुरी नज़र से देखते हैं जो आपसे हसद करते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई भी नेमत अता की है, कोई रुतबा, कोई मकाम, पैसा या खूबसूरती, तो जो लोग के पास नहीं है तो वो आपको मतलब अल्लाह की तकसीम के ऊपर बेसिकली इख्तलाफ करने की बात है और आपको इस नज़र से देखते हैं, हसद करते हैं, तो आप नजर बद का शिकार हो जाते हैं। हाँ, बेसिकली हसद जो है ना वो स्टार्ट हुआ है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में तख्लीक करके रखा गया, तो वहाँ इब्लीस जो कि मुअल्लिम मलाइका था, उसके दिल में सबसे पहले हसद जागुज़ी हुआ और उसको ये जेलसी हुई कि जी मैं यहाँ पे बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहा था और एक नई मखलूक यहाँ पे पैदा हो गई, इसको रिस्पेक्ट दे दी गई और सबको सजदा करा दिया गया। वहां से हसद का एलिमेंट शुरू हुआ जो इंसान के अंदर भी रखा गया और इंसान के अंदर ये आजमाइश रखी गई कि हसद किसी चीज की वजह से दिल के अंदर एक ये मादा पैदा होना है, भले वो चीज हमारे पास है भी लेकिन किसी और के पास देख के हमें महसूस होना कि इसके पास क्यों है। हाँ। ये जरूरी नहीं कोई चीज मेरे पास नहीं है, बल्कि होते हुए भी कि अगर मेरे पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी, अच्छे लिबास है, लेकिन किसी दूसरे को जिसको हम अपने से कमतर समझते हैं, हालांकि कमतर अल्लाह की नजर में कोई, लेकिन हम कमतर समझते हैं कि ये तो इसका वो हकदार नहीं था कि जी इसको ये गाड़ी मिलती है, इसको घर मिलता है, इनको क्यों मिल गया। ये हसद है और हसद का ही ताल्लुक फिर ये है कि उसकी वजह से जो इंसान के अंदर एक बुराई वाले जरासीम पैदा होते हैं रूहानी, जो इनविजिबल होते हैं, बज़ाहिर नजर नहीं आते, उसके मनफी असरात या नहुसत वाले असरात वो सामने वाली शख्सियत पे पड़ने लग जाते हैं और उसकी जिंदगी में ये डिस्टर्बेंस आने लग जाती है। तो हसद ये शैतानी अमल है। अच्छा, फरिश्तों में नहीं है, मलाइका में नहीं है, बाकी जिन्नात में, इंसान में मादा रखा गया है, तो उसको एक दूसरे से देख के हसद हो सकता है और उसका बेहतरीन इलाज ये कि जिसके लिए दिल में हसद पैदा हो, तो एक तरीका है उसकी तरफ से आप अल्लाह के सामने 2 रकात 4 रकात 6 रकात शुक्राने की अदा करें कि अल्लाह आपने मेरे फला भाई को ये नेमत दी है, मैं उसकी तरफ से आपको शुक्राना अदा करता हूँ। यकीन मानिए काम तो बहुत पहाड़ जैसा भारी है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर इंसान ये करने लग जाए तो उसको कुछ वक्त के बाद महसूस होगा कि लोगों के लिए उसके दिल में हसद की जगह नहीं रहेगी, बल्कि उसके दिल में लोगों को तरक्की करता देखकर खुशी होगी और फिर इसको खुद अल्लाह पाक बहुत तरक्की अदा फरमाते हैं। इंसान अगर आगे बढ़ना चाहता है, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा सर, नजर बद जो होती है, बुरी नज़र जो होती है, तो क्या वो अगर इंसान कोई कामयाबी की तरफ मेहनत कर रहा है और उसको लग भी रहा है कि कामयाबी उसको मिलने वाली है, तो क्या नजर बद कामयाबी को नाकामी में बदल सकती है? बज़ाहिर तो देखें, ये कुछ लोग हो सकता है सोचेंगे हम कच्चे अकीदे बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात हकीकत है कि अगर हमारा अल्लाह से राब्ता कमजोर है, हम दुआएं वगैरह जो मसनून दुआएं आती है वो नहीं पढ़ पाते या नहीं पढ़ते, उनकी तवज्जो नहीं, ध्यान नहीं है, तो ये बहुत खतरनाक चीज है कि तरक्की के राहों में रुकावटें इन चीजों से बिल्कुल आती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई ट्रैवल करना चाहता है बाहर का, उसने प्रोसेस कर दिया, पूरा वीजा अप्रूवल हो गया, सब कुछ हो गया और एट द एंड होता ये कि बिल्कुल जाते जाते सफर रुक गया, उनका कैंसिल हो गया, किसी की रुकावट आ जाती है अचानक से। बिल्कुल आपने सही कहा जी। अच्छा, कैंसिल करते तो आपकी कैंसिल, तो ये नजर रुकावट डालती है, बिल्कुल नज़र रुकावट डालती है। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा जाता है, एक तो आपने कहा कि वो लोगों को नज़र बहुत तेज़ी से लग जाती है जो कि जिनका अल्लाह से कनेक्शन जो है मजबूत ना हो। एक और बात ये कही जाती है, पता नहीं ये मिथ है या सच है, इसलिए मैं पूछना चाहूँगी, कहते हैं जिन लोगों का खून हल्का हो उनको नज़र लग जाती है, इसका क्या मतलब है? जी हाँ, ये भी होता है कि जिस तरह इम्यून सिस्टम है ना इंसान का, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा उसको आम जरासीम असर नहीं करते। इसी तरह रूहानी तौर पे भी जिनका एक वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, रूहानियत उनकी अगर मजबूत होती है, पढ़ाना उनका अच्छा खासा हो और जो मामूलात की चीजें वो रखते हैं, तो उन पर नजर कम लगती है, ये नहीं लगती, ये हल्की लगती है। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम रूहानी तौर पर कमजोर हो, कि पढ़ना पढ़ाना कम है या वो बहुत नाजुक मिजाज है, तो जिस तरह जिस्मानी तौर पर नाजुक मिजाज बहुत जल्दी हर बीमारी से मुतासिर होता है, इसी तरह रूहानी तौर पर भी बहुत जल्दी मुतासिर हो जाता है। ये बात सही है, इंसान को उसका बहुत जल्द असर होता है। एक सहाबी थे, उनका बहुत खूबसूरत जिस्म था, वो एक दफा गुस्ल फरमा रहे थे चादर पहन के, तो जाहिर है वो चादर पहन के गुस्ल फरमा रहे थे, ऊपर का उनका जिस्म खुला होता, किसी और एक साथी ने उनको देख लिया तो बेस्ट साख्ता उनकी तारीफ की कि इतना खूबसूरत तुम्हारा जिस्म है, और वो दूसरे सहाबी जो एकदम शदीद अलील हो गए, बीमार पड़ गए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात कही, तो आपने फरमाया कि तुम पे इनकी नजर लग गई है। फिर बहरहाल इन सहाबी भी जिनकी नजर लगी थी, उनसे कहा कि अपना वुजू का पानी इनको दो, वुजू करके तो ये उससे गुस्ल करेगा तो नजर खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने अमल किया तो उनकी नजर टूट गई। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से सिलसिले चले आ रहे हैं इस तरह के।
अच्छा, ये जो कहते हैं ना कि रिश्तेदारों और आपके जो दोस्त अहबाब जो भी हैं, जो आपसे बुरी मतलब दिल में बुराई रखते हैं, हसद करते हैं, उनकी नज़र लग जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है ना कि घर वालों की भी नज़र लग जाती है, जैसे माँ की नज़र अपने बच्चे को लग जाती है। तो ये बात सही है क्या? माँ तो कभी भी बुरी नज़र से नहीं देखती, तो वो कौन सी नज़र होती है, वो उसको क्या आप बताएंगे? हाँ जी हाँ, देखें कभी कभी इंसान की मोहब्बत की नजर भी वो मुतासिर करती है। नजर तो नजर है। फायर जिस तरह आपने देखा ना, कभी घर के अंदर रखी हुई अपनी लाइसेंस वाली पिस्टल, वो घर में खुद ही फायर चल जाता है, खुद ही इंसान जख्मी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसके बच्चे जख्मी हो जाते हैं। तो वो हालांकि उसका मकसद वो पिस्टल रखने का ये नहीं होता कि अपनी औलाद को जख्मी करे। इसी तरह ये कि मोहब्बत की नजर, जब इंसान बहुत मोहब्बत से किसी चीज को देखता है और माशाल्लाह ना पढ़ पाए, माशाल्लाह भी एक तो जबान से पढ़ने को, तो दिल से पढ़ना, दिल से अगर नहीं पढ़ता तो उसके असरात बिल्कुल बच्चों पे लगते हैं। तो नजर है, वो चाहे नजरे मोहब्बत हो चाहे नजरे हसद हो, लेकिन उसके असरात सामने वाली बॉडी पे बिल्कुल पड़ते हैं। इंसान खुद देखता है कि बच्चा हंस रहा है, खिलखिला के एकदम, माँ या बाप कोई भी उसको देख के हंस पड़ा और उसको देख के खुश हुआ, तो अगर उसमें कोई दुआ ना पड़ी तो अक्सर अंदेशा होता है कि वो चीज उसको नुकसान हो जाता है बच्चों को। अच्छा, अब मुफ्ती साहब आपसे जानेंगे नजरे बद की दुआ, वो मैं एंड में आपसे पूछूंगी, लेकिन उसके अलावा ये जो लाल मिर्चों से नजर उतारी जाती है, 7 दफा घुमाया जाता है, तो क्या ये तरीका सही है, इससे नजर उतर जाती है, या ये भी एक सोच है, ख्याल है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि उससे नजर उतर जाती है? हाँ देखिए, असल में कुछ चीजें होती हैं जो तजर्बात होते हैं उलमा के, औलिया के, ये हदीस से जो साबित नहीं, लेकिन बहुत सारे तजर्बात ऐसे जो अगर किसी शरीयत के हुक्म से क्लैश ना करते हों, वो अगर उनके जरिए से कोई इलाज रूहानी किया जाए तो हदीस पाक में उसकी इजाजत आती है। हाँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी ऐसा दम, कोई भी ऐसा लफ्ज, कोई भी ऐसी जो किसी चीज से फायदा हो, अगर वो शिरकिया ना हो या इस्लाम की किसी तालीम से उसका क्लैश ना होता हो, तो अगर उसके जरिए इलाज किया जाए, जैसे सांप काटे का इलाज है, नजर का इलाज है, तो इसी तरह ही मिर्चों का इलाज है। हाँ। जैसे बुजुर्गान ने तजर्बा किया, 7 मिर्चों पे मुख्तलिफ चीजें पड़ी जाती हैं। कुछ लोग तो सादी मिर्चें ही उतार देते हैं, लेकिन इसमें दोनों कुल पढ़ दिए जाएं और कुछ आयतें पढ़ दी जाएं, जिससे नजर उतरती सूरह फातिहा पढ़ दी जाए, और फिर उसको 7 दफा एंटी क्लॉक उस बॉडी के ऊपर घुमा दिया जाए, उसको जला दिया जाए। तो वो एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है हमारा, उसके जरिए से भी नजर हल्की होती है और नजर उतर जाती है। जहाँ एक और बात, ये जो ईवल आई का कॉन्सेप्ट है, जो एक राउंड से सर्कल्स बने हुए होते हैं और फ्रेम्स होते हैं, ऐसे स्टोन्स होते हैं, ब्लू कलर के, बाकायदा आई भी बनी होती है, तो क्या वो भी नजर बद के लिए इस्तेमाल होती है, या ये भी मतलब कुछ लोगों का कहना है कि वो दज्जाल की आंख है और हमें मतलब गलत चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं, तो उसका इस्तेमाल, क्योंकि अक्सर लोगों के घरों में ये लगी हुई होती है, तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये सही है या गलत? नहीं, इसका तो वो शरीय तौर पे कोई ऐसा सबूत नहीं है और न ही उलमा के मामूलात में है। हाँ। ये चीजें तो ऐसी चीज से तो अवॉइड करना चाहिए, ये तो अपनी खुद साफ चीजें हैं, तो इविल आई वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ। बाकी जो मिर्चें हैं, पढ़ने पढ़ाने की चीजें हैं, पढ़ने पढ़ाने की, ये चीजें ज्यादा वो बिलीव का काबिल है कि इन पे बिलीव किया जाए। ठीक है, शॉर्टली मुफ्ती साहब मुझे नजर बद की जो लोग देख रहे हैं, दुआ क्या पढ़ सकते हैं डेली बेसिस पे, वो बता दीजिए। मदीना तय्यबा में एक बुजुर्ग है, उनका मामूल है, वो बता देता हूँ। जो फरमाते हैं नजर इंसान को महसूस लगी हो तो सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़ें, फिर उसके बाद सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ लें, 10 आयतें पढ़ लें, फिर आयतुल कुर्सी एक मरतबा, फिर आखिर रुकू सूरह बकरा का एक मरतबा और सूरह फलक सूरह नास एक मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें। तो हाथ पे दम करके अपने ऊपर फेर लें इंशाल्लाह। इसी तरह मामूल में रखें कि कोशिश किया करें हफ्ते में 2-3 दफा 7 बार सूरह मुज़म्मिल उसका खत्म कर लिया करें। ये बड़ी बेहतरीन चीज है, इससे घर की गाड़ी की जान माल की नजर उतर जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती इमरानुल हक हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए। सिटी एट 10। वेलकम बैक। अब प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कराची के टैलेंट की, और वो लोग जो कि अपनी बेपनाह सलाहियतों से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कराची का और इस पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। एक ऐसी ही बाहिम्मत और बहुत ही कम उम्र लड़की जो इस छोटी सी उम्र में बहुत सारे काम कर रही है। एक ऐसा इलाका जहाँ के हालात इतने ख़राब थे कि वहाँ पर लोग जाते हुए भी घबराते हैं, डरते थे, वहाँ पर इस कम उम्र लड़की ने लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का बेड़ा उठाया, और फिर बहुत ही छोटे से उससे ये स्टार्ट हुआ, 3-4 स्टूडेंट्स को पढ़ाने से। फिर अब जो है ये लड़की 4 बच्चों से 100 बच्चों को तालीम
की फरहमी कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहीन बलोच। अस्सलाम वालेकुम माहीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत ही फ़ख्र है हमें आप पर, आप जैसे लोगों पर जो अपनी मेहनत से और इतनी कम उम्री में इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ख़याल कैसे आया, जब आपने क्या सोच कर स्टार्ट किया, क्या इंस्पिरेशन थी, क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे? बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको बताती चाहूँ कि ये ख्याल मुझे, जैसे कहते हैं ना कि जब तक आप खुद प्रॉब्लम फेस करते हो, आप खुद वो चीजें देखते हो, तो आपको ही वो फीलिंग्स आती है कि आप ही को ही आगे बढ़ के चेंजेस लाना है। तो जब मैं अपने बचपन की अगर बात करूं, मैं स्कूल लाइफ की बात करूं, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है उस मंजर को कि हमारे पास जो बच्चे होते थे, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो स्कूल ही नहीं जाते थे, वो चाइल्ड लेबर थे, वो गलियों में घूमते थे, काम नहीं करते, मतलब अलग अलग जगहों पे काम करते थे, पढ़ते नहीं थे, तो कोई अवेयरनेस देने वाला नहीं था। तो ये माहौल बेसिकली मुझे घर से ही मिला है। मेरे घर पे जब मैंने होश संभाला तो हमारे घर पे एक छोटी सी लाइब्रेरी है, वहां पे मेरे पापा के पास लोग आते थे, पढ़ते थे, वो अपनी स्टोरीज लिखने आते थे। तो मैंने ये चीजें अपने पेरेंट्स के साथ ही, अपने पापा के साथ ही सीखी। तो मुझे हमेशा कहते थे कि माही, जब तक तुम एक मकाम तक पहुंच जाओ तो तुम ही को आगे बढ़ना है, तुम ही को एक आवाज बनना है। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने देखा कि वाकई में हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनको अवेयरनेस देने वाला कोई नहीं। तो मैंने ये काम अपने घर से स्टार्ट किया, अपने फैमिली के साथ ही स्टार्ट किया। तो हम अभी तो माशाल्लाह में 6 साल हो गए, तो इस काम को हमने आगे बढ़ाया और फिर हमने इसको कम्युनिटी से, हाँ मतलब अच्छा माही, जब आपने ये काम शुरू किया, क्योंकि एक ऐसे इलाके में काम शुरू करना जहाँ पर ऑलरेडी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हों, लोग परेशान हों, वहाँ पर इस तरह की एक रोशनी की किरण, तो क्या मसाइल का सामना करना पड़ा आपको? जैसे मसाइल तो बहुत ज्यादा थे, जाहिर सी बात है। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारे पास कोई इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम बच्चों तक पहुंचाएं। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती थी, जैसे हम उनके साथ एक्टिविटी प्लान करते थे, छोटे प्रोग्राम्स करते थे, मैं अपने घर के छत पे ही करती थी, ताकि हम उन बच्चों को अप्रिशिएट करें। उनको अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी को जिंदगी में आप उसे पुश करो, आप उसे अप्रिशिएट करो, तो वो वही बच्चा आपको इंटरेस्ट दिखाता है और वो इस फील्ड में आपके साथ जुड़ जाता है। और हालात जाहिर सी बात है खराब थे, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हालात ठीक कैसे होंगे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। हमें ही बाहर निकलना है, हमें ही लोगों को बताना है, हमें ही उसके लिए काम करना है। तो आज आप देखिए कि लियारी बदल चुका है, लियारी में लोग आते हैं। मेरे इंस्टीट्यूट में बाहर से मैं लोग बुलाती हूँ, वो ट्रेनिंग कराने आते हैं, कोई फीस हमसे चार्ज नहीं करते, वो भी यूथ है। क्योंकि मैं एक आवाज बनी, मैं उस आवाज को मैंने सोशल मीडिया में शेयर किया, ताकि लोगों को हम बताएं कि हाँ, इस तरह होता है कि कुछ न्यूज में दिखाते हैं, वो 50% सही होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो कुछ हद तक सही भी नहीं होता। तो जो लोग लियारी के रहने वाले होते हैं, तो वही वो उस बात को सही से आगे तक पहुंचाते हैं। तो मैं यही चाहती थी कि मैं इस बात को आगे तक पहुंचाऊं कि लियारी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, प्लेटफॉर्म की बहुत कमी है, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, इस वजह से मेरे ख्याल है जो आप काम कर रही हैं बच्चों को पढ़ा कर, वो ही जो है मुल्क की तरक्की, क्योंकि बच्चे कहते हैं ना मुस्तकबिल का हमारे मेमार हैं, हमारा मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। और अगर आप एक बच्चे को पढ़ाती हैं, इसका मतलब ये है कि आप आने वाली नस्लों को एजुकेट कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फ्यूचर में आप क्या प्लान्स हैं? और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अगले 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, तो क्या कहेंगी? फ्यूचर प्लान तो यही है, क्योंकि अभी हम तो इनफॉर्मल एजुकेशन करा रहे हैं बच्चों को, हम तैयारी कराते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में दिलवाते हैं, कुछ बच्चों को प्राइवेट भी मैट्रिक करा लेते हैं। लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश, मेरा अपना एम ये है कि मैं लियारी में एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहाँ पे बच्चे खुद इन्वेंट करें। क्योंकि मैं बहुत से स्कूल विजिट कर चुकी हूँ, मैंने देखा है कि एजुकेशन मतलब रियल एजुकेशन क्या होता है वो हमें अभी तक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरी एम भी है कि मैं पिछले ये जो आगे के 5 साल होंगे, हम एक ऐसा स्कूल बनाए जहाँ पे हम बच्चों की मतलब जो सलाहियतें होती हैं वो बच्चे तकलीफ करना स्टार्ट करें, वो बच्चे क्रिएट करना स्टार्ट करें। और उसके साथ साथ लियारी के साथ हम जो बाहर के इलाके, जैसे अगर हम सिंध की बात करें, तो ये सिर्फ लियारी का मसला नहीं है, ये बलूचिस्तान का मसला है। सिंध में अगर आप जाके देखें, इंटीरियर एरिया में, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को देखें, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम तबाह बर्बाद हो गए। तो मैं ये चाहूंगी कि अगर लियारी में वो स्कूल होगा, उसकी ब्रांचेस हम आगे तक पहुंचाएं और वो फुली स्कॉलरशिप मतलब
स्कॉलरशिप के बेस पे हम बच्चों को पढ़ाएं, ऐसा ना हो को उसकी अच्छा माहीन, मुझे ये बताइए कि आपने शुरू में जब ये स्टार्ट किया तो आपने अपने वसाइल से स्टार्ट किया, अभी आपको किसी एनजीओ की तरफ से या हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई सपोर्ट है? क्या कहना चाहेंगी जो लोग देख रहे हैं? अभी तो हमें किसी बड़े इदारे की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, अगर सपोर्ट किया है तो वो यूथ ने ही किया है, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया में मेरी पेज है, मैं अपनी आवाज वहां तक मैंने पहुंचाई, लोगों तक पहुंचाई, तो वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसान दोस्त लोग कहें अगर हम उन्हें, तो वो क्या करते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम हमने समर कैंप रखा, उसके लिए हम एक वीडियो डाल देते हैं कि हमें इन चीजों की जरूरत है, तो आम लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, ना कि किसी बड़े इदारे ने, ना कि किसी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब आप जैसे लोगों ने, यूथ ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया माहीन बलोच साहिबा, हमारी दुआ है कि आप इसी तरह काम करती रहें और जो आप प्लान्स हैं, आपने एक स्कूल खोलना है, वो ज़रूर पूरा हो। जो लोग हमें देख रहे हैं, स्पेशली हम हुकूमत के जो ऑफिशियल्स हैं, वो लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे और मीडिया पे इसको लाने का मकसद ही यही है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। जो NGOs हैं वो अगर देख रही हैं तो माहीन बलोच साहिबा से ज़रूर रब्ता करें और उनके जो मकसद है वो बहुत ही नेक मकसद है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कल फिर मुलाकात होगी। अपनी होस्ट ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।